सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म। अगर हम लिटरेरी टर्म की बात करते हैं तो हम लोगों ने 1 से लेकर के 410 तक लिटरेरी टर्म डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारी सीक्वेंस से लिटरेरी टर्म की वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की वीडियो 411 से। अगर हम 411 नंबर पे बात करें तो इनफॉर्मल एसे उन्होंने ये पूछा, और ये टीजीटी 2005 में पूछा जा चुका है। सीधे सीधा क्वेश्चन पूछा है कि जो इनफॉर्मल एसे इज आल्सो नोन एज, इनको जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है। तो जो इनफॉर्मल एसे होते हैं, अनौपचारिक निबंध होते हैं, को किस रूप में जाना जाता है? तो ध्यान बनाए रखिएगा, बी स्कॉलरली एसे। बी स्कॉलरली एसे, इनफॉर्मल एसे को हम स्कॉलरली एसे भी बोलते हैं। तो कहीं पर भी नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो इनफॉर्मल एसे होते हैं आल्सो कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है? स्कॉलरली एसे भी कहा जाता है। इन विच, जिसमें द स्कॉलर इंटेंड्स करते हैं टू डिस्कवर अ न्यू नॉलेज एंड इंसाइट थ्रू his research and thinking and then to convey it to an interested audience to follow scholars। मतलब ये हुआ जो हमारे अनौपचारिक निबंध को विद्वान निबंध भी कहा जाता है, स्कॉलरली एसे भी कहा जाता है, जिसमें जो विद्वान अपने शोध, अपनी सोच के माध्यम से नए ज्ञान और अंतर्दृष्टि, जो उनकी अंतर्दृष्टि होती है, इंसाइट होती है जो, ठीक है, इंसाइट की खोज करना चाहता है। फिर इसे जो है इनके साथ के जो विद्वान होते हैं, साथी विद्वानों के इच्छुक दर्शक होते हैं, उन तक इन चीजों को पहुंचाना रहता है। वही हमारा क्या है? इनफॉर्मल एसे होते हैं। फॉर्मल एसे और इनफॉर्मल एसे, ये दो ही प्रकार के एसे हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। गिव द करेक्ट टर्म, आपको एक करेक्ट टर्म देना है, एक सही शब्द इस्तेमाल करना है फॉर द स्टेटमेंट। एक नीचे स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, कौन सा है? सेट ऑफ फैक्ट्स सिस्टेमेटिकली अरेंज्ड इन रॉज एंड कॉलम्स। ये पीजीटी के 2003 में पूछा जा चुका है कि जो सेट ऑफ फैक्ट्स सिस्टेमेटिकली अरेंज्ड इन रॉज एंड कॉलम्स, मतलब ये हुआ कि तथ्यों का समूह व्यवस्थित रूप से पंक्तियों और कॉलम्स में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो उसको हम क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं यार। उसको तो क्या कहेंगे? टेबल कहेंगे। सेट ऑफ फैक्ट्स सिस्टेमेटिकली अरेंज्ड इन रॉज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल। क्या कहलाती है? टेबल कहलाती है। अगला शब्द है, ये पीजीटी के 2003 में पूछा गया है, विच इज अ साउंड, साउंड वर्ड, ठीक है, साउंड, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो साउंड वर्ड है? तो चकल, चकल वर्ड क्या है? वो क्या है? हमारा साउंड वर्ड है। चकल वर्ड इज अ साउंड वर्ड विच मीन्स टू लाफ, धीरे धीरे हंसना कहलाता है। सॉफ्टली या अम्यूजली, ठीक है, यूजली विद अ सेटिस्फैक्शन, उसी को हम कहते हैं चकल। चकल वर्ड क्या है? साउंड। नेक्स्ट देखो, अगला हम बात करते हैं किसकी? 414 पे। 414 नंबर का है, व्हाट डू यू मीन द डिफरेंशिएट। एक शब्द दिया गया है आपके सामने, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब क्या है यहां पर? तो डिफरेंशिएट का मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना या सो दिखाना, द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। दो वस्तुओं के बीच में डिफरेंस को दिखाना ही क्या कहलाता है? डिफरेंशिएट कहलाता है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन। पैरोनिम्स क्या है? अगला क्वेश्चन है पैरोनिम्स। ये पैरोनिम्स क्या है? ध्यान बनाए रखना। पैरोनिम्स क्या होता है? एक ऐसा शब्द होता है, डी को पढ़ो, एक ऐसा शब्द होता है, अ वर्ड नॉट स्पेल्ड एज अनदर बट प्रोनाउंस्ड एग्जैक्टली एज द अदर। पैरोनिम्स हम उसे कहेंगे, एक ऐसा शब्द जिसकी स्पेलिंग सेम नहीं होती है, जिसकी स्पेलिंग डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? सेम होगा, एक जैसा होगा। उसो को हम क्या कहते हैं? पैरोनिम्स कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा। समझो, पैरोनिम्स आर वर्ड हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन। पैरोनिम्स हम उसको कहते हैं जिसमें सेम
प्रोनाउंसिएशन हो बट डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग, लेकिन उसकी स्पेलिंग और जो अर्थ यानी कि मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल देकर के समझाया गया, एक बर्थ का मतलब होता है सीट। क्या होता है? सीट। जैसे हम लोग कहते नहीं ट्रेन में जाते हैं अपर बर्थ और लोअर बर्थ, यानी कि ऊपर वाली सीट और नीचे वाली, और एक बर्थ का मतलब होता है टू कम टू लाइफ, जीवन में आना, जन्म लेना। ठीक है, तो बीई आ जाए, देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है बर्थ और बर्थ, लेकिन दोनों की स्पेलिंग में क्या है? डिफरेंट है। इसी को हम पैरोनिम्स कहते हैं। अगला क्या है? 416 पे अ वर्स, एक कविता आप 2 लाइन्स इक्वल लेंथ, जिसमें 2 लाइनें हो जिसकी लेंथ क्या हो? लंबाई इक्वल हो, राइमिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से दोनों लाइनें क्या हो? राइम हो, लय करती हो, एट द एंड इज कॉल्ड, वो कपलेट कहलाता है। कपलेट, कपलेट ये है। क्वार्ट्रेन जो होता है हमारा, उसमें 4 लाइनें होती हैं, तो 2 लाइन्स की बात कर रहा है, ये तो वैसे नहीं हुआ। टर्जा रिमा में 3 लाइनें होती हैं, ये भी नहीं होगा। कपलेट में कितनी? 2 लाइनें होती हैं, और टावा रिमा में कितनी? 8 लाइनें होती हैं। तो आप समझ जाओ कौन सा सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अ क्वार्ट्रेन जो होता है वो कितनी? 4 लाइनों का होता है। टर्जा रिमा जो होता है वो 3 लाइनों का होता है। कपलेट जो होता है वो 2 लाइनों का होता है। ओटावा रिमा जो होता है वो 8 लाइनों का होता है। ठीक है, तो जो हम किसकी बात करेंगे? क्वार्ट्रेन की बात करेंगे, तो जो सॉरी कपलेट की बात करेंगे, और जो कि क्या होगा? अंत में एक दूसरे से राइमिंग होगा। ठीक है, सी ऑप्शन पे जाइएगा, कपलेट। अवांट गार्ड एक शब्द पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन, एक शब्द दिया गया अवांट गार्ड। कौन सा शब्द दोस्तों? यहां पर मैंने लिखा है अवांट गार्ड। ये भी पीजीटी के 2004 में पूछा गया है कि अवांट गार्ड का मतलब क्या होता है। तो अवांट गार्ड का जो मतलब होता है, न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटेड, यानी कि एक नई राइटिंग जो कैसी हो? इनोवेटेड हो। ठीक है, तो अवांट गार्ड का मतलब यहां पर है न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटेड। न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटेड, वो हमारी क्या कहलाएगी? अवांट गार्ड कहलाएगी। ठीक है, अवांट गार्ड, अवांट गार्ड, बिल्कुल कहीं ना कहीं बोलना नहीं है, नया लेखन जो क्या हो? इनोवेटिव हो। 418 पे देखिए, व्हाट इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक होती है वो क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक क्या कहलाती है? तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो होती है, इस टेक्निक में डिपिक्ट किया जाता है द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स को। ठीक है, ध्यान बनाए रखना है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की धारा को कहा जाता है। ये एक ऐसी तकनीकी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इस तकनीकी के द्वारा जो आंतरिक विचार होते हैं, हमारे जो इनर थॉट्स होते हैं, या मान लीजिए जो आंतरिक भावनाएं होती हैं, उनको दर्शाया जाता है। ठीक है, इस टेक्निक के माध्यम से। कमिंग टू मॉडर्न थिंग्स, लग रहा है इसे पढ़ा नहीं, क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। ओ नहीं पढ़ लिया, ठीक है ठीक है। डिपिक्ट करता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक, 419 पे पहुंचिएगा। 419 पे विच वन ऑफ दीज इज सेकेंडरी इपिक। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सेकेंडरी इपिक का काम करता है? इनमें से कौन सा सेकेंडरी इपिक है? तो देखो, बाकी ये फर्स्ट इपिक इलियाड जो है वो भी क्या है? हमारा फर्स्ट इपिक है। पैराडाइज लॉस्ट भी, ओडिसी भी। एनिड नहीं है, एनिड नहीं है। एनिड इज अ सेकेंडरी इपिक। ये क्या है? सेकेंडरी इपिक है। सेकेंडरी इपिक इज एन इमिटेशन ऑफ अ क्लासिकल इपिक। जो क्लासिकल इपिक होते हैं उन्हीं की नकल होती है सेकेंडरी इपिक। ठीक है, यूजिंग अ चीफ इपिक कन्वेंशन डेलिबरेटली और एक्सटेंसिवली। 420 पे 420 देखिएगा। द राइमिंग ऑफ बॉबल साउंड विदाउट द राइमिंग ऑफ कंसोनेंट साउंड इज नोन एज अलिट्रेशन होता है। सीधी सी बात है, राइमिंग ऑफ बॉबल साउंड, किसी भी बॉबल साउंड की राइमिंग यानी कि विदाउट द राइमिंग ऑफ कंसोनेंट साउंड इज नोन एज क्या कहलाती है? ओ सॉरी, बॉबल साउंड पूछ रहा है ना, तो अलिट्रेशन नहीं होगा, उसमें तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, इसमें विदाउट कॉन्सोनेंट साउंड पूछा रहा है, तो क्या होगा? एसोनेंस होगा। डी देखा ही नहीं ध्यान से। डी द राइमिंग ऑफ बॉबल साउंड, बॉबल साउंड की बात करेगी ये, विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज नोन एज असोनेंस। असोनेंस
जिसमें बॉबल साउंड का रिपीटेशन बार बार हो, ठीक है, तो उसको हम असोनेंस कहते हैं, और जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन बार बार हो उसको हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं, एलिट्रेशन। ठीक है, पढ़ लीजिएगा यहां पर, असोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर बॉबल साउंड्स स्पेशली आ स्ट्रेस लेवल इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड। ठीक है, वो हमारा असोनेंस कहलाता है। हु इंट्रोड्यूस, किसने सबसे पहले परिचय करवाया सोनेट से इन इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री में, इंग्लिश पोइट्री में सोनेट से इंट्रोड्यूस कराने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, सर थॉमस बैट। कौन थे, सर थॉमस बैट। सर थॉमस बैट का जन्म 1503 में और मृत्यु इनकी 1542 में हो गई थी। इन्होंने सबसे पहले इंग्लिश को, इंग्लिश पोइट्री में सोनेट को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो सबसे पहले श्रेय सर थॉमस बैट को जाता है। अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन है कि सोनेट की राइमिंग स्कीम को इंट्रोड्यूस कराने का श्रेय किसको जाता है। ठीक है, राइमिंग स्कीम, सोनेट में राइमिंग स्कीम ध्यान बनाए रखना, वो अलग है राइटर, उनको आप कमेंट करके जरा हमें बताइए। 422 में अनादर नेम ऑफ वर्स लिब्रा, देखो ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वर्स लिब्रे का दूसरा नाम क्या है, तो आप इसे फ्री वर्स कह सकते हो या ओपन फॉर्म कह सकते हो। क्या कह सकते हो, ओपन फॉर्म या फ्री वर्स। ठीक है, ओपन फॉर्म या फ्री वर्स, ये वर्स लिब्रा कहलाता है। समझो इसे, फ्री वर्स और इन फ्रेंच टर्म वर्स लिब्रा, और फ्री वर्स को फ्रेंच में हम क्या कहेंगे, वर्स लिब्रा कहेंगे। इज द प्रिंटेड इन अ शॉर्ट लाइन इंस्टेड ऑफ विद द कंटिन्यूटी ऑफ प्रोज एंड इट हैज a more controlled rhythm than ordinary prose. Most free verse also has irregular line or length and lack rhyme. ठीक है, अगला हम बात करते हैं किसकी, 423 नंबर पे। 423 नंबर पे बात करें, दी फर्स्ट 8 लाइन ऑफ सोनेट आर कॉल्ड। सोनेट की पहली 8 लाइनें क्या कहलाएंगी, ऑक्टेव कहलाती हैं। ध्यान बनाए रखना, सोनेट की 8 लाइनें शुरुआत की ऑक्टेव होती हैं, लास्ट की कौन सी होती हैं, सस्टेट होती हैं, और बीच में क्या आता है आपका बोल्टा या सेजोरा कह सकते हो। ठीक है, टर्न ऑफ थॉट जो होता है। फर्स्ट 8 लाइन ऑफ सोनेट इज कॉल्ड ऑक्टेव, पहली 8 लाइनें क्या कहलाएंगी, ऑक्टेव कहलाएंगी। पेटार्कन सोनेट डिवाइडेड, पेटार्कन सोनेट होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला जो भाग होता है वो ऑक्टेव होता है, और दूसरा जो भाग होता है 6 लाइनों का, उसको हम क्या कहते हैं, सस्टेट कहते हैं। 424 पे देखिएगा, दी टर्म एसे, एसे शब्द इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच रूट वर्ड, ये भी फ्रांसीसी वर्ड है एसे। ठीक है, फ्रेंच रूट वर्ड एसाई, एसाई से आया है, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या है, टू ट्राई करना। क्या करना, टू ट्राई करना, मे बी, है ना। 424 में यानी कि किसी चीज को क्या करना है, टू ट्राई करना, टू ट्राई, प्रयास करना, यही इसका मतलब होता है एसे। सी ऑप्शन, देखो सी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। फ्रेंच रूट वर्ड एसाई का मतलब होता है क्या, टू ट्राई करना। ओके, एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर, एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड एसे। क्या कहलाता है, एसे कहलाता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ एसे, यहां पर 2 तरीके के एसे होते हैं, एक फॉर्मल एसे होता है और दूसरा हमारा इनफॉर्मल एसे होता है। अब एसे का पिता किसको कहा जाता है, फादर ऑफ एसे किसको कहा जाता है, तो माइकल डी मोंटेग्नी को। 425 नंबर पे देखो, द रिटोरिकल डिवाइस अनाफोरा, एक शब्द आया आपके सामने, रिटोरिकल डिवाइस एनाफोरा, इंप्लाइज करता है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसको। अनाफोरा का मतलब क्या होता है, तो अनाफोरा का जो मतलब होता है, डी ऑप्शन पड़ेगा, रिपीटेशन द फर्स्ट वर्ड आर वर्ड्स ऑफ सक्सेसिव सेंटेंस आर क्लॉज, वही हमारा क्या कहलाता है, अनाफोरा कहलाता है। अनाफोरा एक अलंकारिक शब्द है। ठीक है, और इसका तात्पर्य किससे है वो आपको बताना है। तो ये लगातार कोई वाक्य होता है, या मान लो कोई भी वर्ड्स ऑफ सक्सेसिव है, रिपीटेशन है, तो लगातार वाक्यों या खंडों के पहले शब्द या शब्दों का दोहराना ही क्या कहलाता है, अनाफोरा कहलाता है। सेम चीज वही है,
पढ़ना नहीं है। 426 पे देखो, हु फर्स्ट इंपोर्टेड, सबसे पहली बार सोनेट को इंपोर्ट करने वाला कौन व्यक्ति था? हु फर्स्ट इंपोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में सबसे पहली बार सोनेट को इंपोर्ट करने वाला कौन आया, कौन लेकर के आया था सोनेट को? तो सोनेट को सबसे पहली बार कौन लेकर के आया था भाई? आपको सबसे पता लग ही गया होगा, इंग्लैंड में सोनेट का आयात करने वाला, आयात सबसे पहले किसने किया था? तो सर थॉमस बट ने। इंपोर्ट किसने किया, मतलब कौन लेकर आया? सर थॉमस बट इंट्रोड्यूस दी सोनेट, सोनेट को इंट्रोड्यूस किया इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में। अब जिसको हमने अच्छा थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है, लेकिन सोनेट को इंट्रोड्यूस करने वाले तो सर थॉमस बट थे, बट जो इसमें राइमिंग मीटर का यूज किया था, राइमिंग मीटर को यूज करने वाले, स्ट्रक्चरल डिवीजन में इसको बांटने वाले जो व्यक्ति थे वो ऑल ऑफ सर्रे थे। तो इट वाज सर्रे हु गेव इट द राइमिंग मीटर एंड स्ट्रक्चरल डिवीजन इनटू अ क्वार्टेन ऑफ अ काइंड दैट नाउ कैरेक्टराइज अ टिपिकल इंग्लिश सोनेट। ठीक है, तो वो ऑल ऑफ सर्रे थे। तो दोनों के नाम ध्यान बनाए रखना कि स्ट्रक्चरल फॉर्म में या इसको डिवीजन किसने किया था? ऑल ऑफ सर्रे ने। चौसेरियन स्टेंजा आ गया, चौसेरियन स्टेंजा का मतलब 7 लाइनें, ठीक है, कितनी? 7 लाइनें। चौसेरियन स्टेंजा को ही हम रॉयम रॉयल कहते हैं, तो इसमें भी 7 कंप्राइजेस कितनी लाइनें होती हैं? तो सीधी सीधी बात है 7 लाइनें होती हैं, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 8 लाइनें ओटावा रिमा में होती हैं, 9 लाइनें स्पेंसेरियन स्टेंजा में होती हैं, 4 लाइनें क्वार्टेन कहलाता है, सब तुम्हें पता है। जरा एक बार इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ लो और मजा आ जाएगा। चौसेरियन स्टेंजा जो होता है कंसिस्ट ऑफ 7 लाइन्स, कितनी लाइनें होती हैं भैया? 7 लाइनें। इसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वो दूसरा नाम क्या है? राइम रॉयल। ठीक है, चौसर यूज्ड इट फॉर सेवरल स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरीज में इसका यूज किया था, उनमें से एक का नाम भी यहाँ पर दिया है कंटरबरी टेल्स। अच्छा, कंटरबरी टेल्स में भी कई सारी स्टोरीज हैं, ठीक है, 29 टेल्स, बल्कि कहीं कहीं 31 टेल्स हैं, मे भी आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, उस कई सारी स्टोरीज में इन्होंने राइम रॉयल का यूज किया है। अब दूसरी चीज याद बनाए रखना, जो चौसेरियन स्टेंजा होती है उसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी और डबल सी। ठीक है, तो ए बी ए डबल बी डबल सी ऐसे करके याद करना, ए बी ए डबल बी डबल सी। अब जो 8 लाइन का स्टेंजा होता है उसको हम क्या कहते हैं? ओटावा रिमा कहते हैं। 9 लाइन के स्टेंजा को स्पेंसेरियन स्टेंजा कहते हैं। 4 लाइनों के स्टेंजा को क्वार्टेन कहते हैं। सारी चीजें आपको पता लग गई, ठीक है। नेक्स्ट 428 पे देखो, 428 पे, अ सडन एंड रिडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द एग्जाल्टेड द कॉमन प्लेस एंड ऑर्डिनरी, स्पेशली व्हेन अ राइटर striving for the noble or pathetic achieve the ludicrous is best expressed by the term। मतलब ये हुआ भाई, जरा ध्यान से समझना है इसको, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि सडन एंड रिडिकुलस डिसेंस होती है। सडन का मतलब होता है अचानक और रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद। ठीक है, डिसेंट फॉर्म रूप, एग्जाल्टेड टू दी कॉमन प्लेस या ऑर्डिनरी, चाहे वो हमारा कॉमन प्लेस हो या ऑर्डिनरी प्लेस हो, कुछ भी हो कोई फर्क। विशेष रूप से जब एक लेखक महान या दयनीय के लिए प्रयास कर रहा है तो हास्यास्पद प्राप्त होता है। शब्द द्वारा सबसे अच्छा व्यक्त किया जाता है, इसमें क्या सबसे अच्छा व्यक्त किया जाता है? तो बाथोस, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाथोस, बाथोस, बाथोस। टीजीटी, ये ध्यान बनाए रखना, कई बार इसको रिपीट कर लेना, कई बार इसे पढ़ लेना। क्या कहलाता है? बाथोस कहलाता है। ठीक है, बाथोस इज एन इफेक्ट ऑफ एंटी क्लाइमेक्स क्रिएटेड बाई, ठीक है, अनइंटेंशनल लैप्स इन मूड फ्रॉम दी सबलाइम टू दी ट्राइवियल एंड रिडिकुलस। दिस टर्म वाज फर्स्ट क्वाइंड बाई, अब यहां से ये इंपॉर्टेंट है कि बाथोस शब्द को सबसे पहले किसने क्वाइन किया था? तो दिस टर्म वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय पोप, अलेक्जेंडर पोप, इन द एसे पेरी बाथुअस में पब्लिश हुआ था, जो कि पेरी बाथुअस जो पब्लिश हुआ था वो 1727 में। टू डिस्क्राइब द अम्यूजिंगली फेल्ड अटेम्प्ट टू सब्लिमिटी आर पाथोस।
बाथोस और पैथोस, अपील टू इमोशन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें क्वाइन वाला पोप के द्वारा इसको क्वाइन किया गया सबसे पहले। बाथोस क्या होता है और पाथोस क्या होता है। एक शब्द और आया है, एक ये दे रहा है, लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट ओके एथराइज्ड अपॉन अ टेबल द अबव लाइन हैव बीन रिटन इन। ये ऊपर की लाइनें किस में लिखी गई हैं? तो देखो यहाँ पे ना तो आई का इससे कोई, ना तो टेबल का इनसे कहीं कहीं कोई मुझे लग रहा है राइमिंग नहीं है, तो ये फ्री वर्स है। ये क्या है? फ्री वर्स। नो राइम नो मीटर, ना तो कोई राइमिंग है ना ही कोई मीटर है, तो ये लाइनें फ्री वर्स में लिखी गई हैं। किसमें? फ्री वर्स में। अगला अलूजन। देखो एक इल्यूजन होता है, एक इल्यूजन होता है, एक अलूजन होता है। तो अगर हम अलूजन की बात करें तो इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस ऑफ एन इवेंट जो है वो अलूजन कहलाता है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। तो सी ऑप्शन इज एन इनडायरेक्ट एंड पासिंग रेफरेंस टू एन इवेंट, पर्सन, प्लेस या आर्टिस्टिक वर्क क्या कहलाता है? अलूजन कहलाता है। ठीक है, एक इल्यूजन भी होता है, आई बना होता है। ठीक है, वो भी जो भ्रम वाली स्थिति होती है। अब 431 और ये आज की आखिरी क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज पोइट्स पोइट। पोइट्स पोइट के रूप में किसको जाना जाता है? तो पोइट्स पोइट के रूप में एडमंड स्पेंसर को जाना जाता है, और ये टीजीटी के 2010 में पूछा जा चुका है। ठीक है, पोइट्स पोइट, कवियों का कवि किसको कहा जाता है? एडमंड स्पेंसर को बोला जाता है। एडमंड स्पेंसर इज रेफर्ड एज द पोइट्स पोइट, कवियों के कवि के रूप में। और ये कवियों के कवि पोइट एडमंड स्पेंसर को किसके द्वारा बोला गया था? ये इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा इनको बोला गया था। एडमंड स्पेंसर वाज एन इंग्लिश पोइट बेस्ट नोन फॉर फेरी क्वीन, और ये एडमंड स्पेंसर अपनी फेरी क्वीन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, बहुत दूर दूर तक इनको जाना जाता है। फेरी क्वीन क्या है, इसका जॉनर क्या है? तो ये एक एपिक पोइम है विद फैंटास्टिकल एलिगरी। एलिगरी क्या होता है? डबल मीनिंग होती है। सेलिब्रेटेड द टूडर डायनेस्टी एंड एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, तो ये थी कहानी आज की, और आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।